नमस्कार मित्रों, मैं ट्रुवीना यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज बहरोड, अलवर, राजकीय महाविद्यालय बहरोड के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर विभिन्न विषयों से संबंधित ज्ञानवर्धक वीडियोज़ अपलोड किए जा रहे हैं। आप सभी इनको देखें। यह आपके लिए न केवल BA, MA, BSc वरन प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी उपयोगी साबित होंगे। अगर आप लोगों को हमारे ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आज के अपने इस वीडियो में मैं भारतीय संविधान के एक महत्वपूर्ण टॉपिक संविधान की प्रस्तावना के ऊपर अपना ये व्याख्यान दूंगी। संविधान की प्रस्तावना न केवल BA वरन MA व विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, RS या UPSC से रिलेटेड हो, उन सभी में संविधान से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस वीडियो में मैं संविधान की प्रस्तावना में दिए गए संविधान के स्रोत, संविधान के स्वरूप, साथ ही संविधान के उद्देश्यों व आदर्शों के ऊपर चर्चा करूंगी विस्तार से। साथ ही अंत में इस विषय के ऊपर भी चर्चा करूंगी कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है अथवा नहीं, तथा इससे रिलेटेड दिए गए विभिन्न न्यायिक निर्णयों के बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना देखते हैं, जो इस प्रकार है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। मित्रों, संविधान की प्रस्तावना की शुरुआत में ही हमने देखा कि हम भारत के लोग, यह अपने आप में एक महत्वपूर्ण शब्द है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि यह शब्द जो है वो संविधान के स्रोत को बताता है। संविधान के स्रोत अर्थात संविधान का मूल स्रोत कौन है, संविधान को शक्तियाँ कहाँ से प्राप्त होती हैं। सबसे पहले हम संविधान के इतिहास के बारे में देखते हैं, प्रस्तावना के इतिहास के बारे में देखते हैं। प्रस्तावना संविधान का वह महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो संविधान के स्रोत, स्वरूप और उसके उद्देश्यों को बताता है। इसे उद्देशिका भी कहा जाता है। उद्देशिका इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह संविधान प्रस्तावना में दिए गए उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए बनाया गया है। यह इस बात को इंगित करती है। संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था तथा उद्देश्य प्रस्ताव में जो महत्वपूर्ण उद्देश्य दिए गए थे उन्हीं को आधार बनाकर संविधान की प्रस्तावना को तैयार किया गया। संविधान सभा ने उस उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया। हमारे सबसे पहले प्रस्तावना का जो विचार है वो अमेरिकी संविधान में समाहित किया गया था। हमारे संविधान निर्माताओं ने प्रस्तावना का विचार वहीं से लिया और जहाँ तक प्रस्तावना की भाषा का सवाल है तो वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। अब हम देख लेते हैं प्रस्तावना के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को।
सबसे पहले प्रस्तावना इस बात की ओर इशारा करती है कि संविधान की शक्तियों का स्रोत भारत के लोग हैं, अर्थात हमारे संविधान को जो शक्तियाँ प्राप्त हो रही है वो भारत के लोगों से प्राप्त हो रही है। यह संविधान भारत के लोगों के द्वारा निर्मित है। सेकंड, प्रस्तावना इस बात की घोषणा करती है कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य है। ये संविधान के स्वरूप को बताते हैं। मित्रों, इन शब्दों के ऊपर हम आगे की स्लाइड्स में विस्तार से चर्चा करेंगे। नेक्स्ट, यह सभी नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता को सुरक्षित करता है तथा राष्ट्र की एकता व अखंडता को बनाए रखने के लिए भाईचारे को बढ़ावा देता है। ये जो बिंदु है ये बताता है कि हमारा जो संविधान है उसके उद्देश्य क्या है, अर्थात देश के नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता की रक्षा करना, साथ ही देश की एकता व अखंडता को बनाए रखना व लोगों के मध्य बंधुत्व अर्थात भाईचारे की भावना को बढ़ाना। साथ ही यह प्रस्तावना उस तारीख को भी इंगित करती है जिस दिन हमारे इस संविधान को अपनाया गया था। मित्रों, आप सभी जानते हैं कि हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, लेकिन इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, क्योंकि इस दिन का 26 जनवरी इस दिन का अपना एक विशेष महत्व है। 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया गया था, इसलिए इसी दिन की महत्ता को बरकरार रखने के लिए संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। अब हम प्रस्तावना में दिए गए कुछ महत्वपूर्ण शब्दों को विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। पहला है संप्रभुत्ता। संप्रभुत्ता से आशय है कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश है। भारत किसी भी बाह्य अर्थात वैश्विक या विदेशी वह आंतरिक शक्ति के नियंत्रण से पूर्णतः मुक्त है, एक स्वतंत्र राष्ट्र है। वह स्वतंत्र होकर अपनी विदेश नीति का संचालन कर सकता है, अपने वैदेशिक संबंधों को बना सकता है, किसी भी राष्ट्र से अंतर्राष्ट्रीय संधि समझौते कर सकता है, उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई आंतरिक या बाह्य नियंत्रण नहीं है। 1947 से पहले तक भारत एक संप्रभु राष्ट्र नहीं था, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हम ब्रिटेन की गुलाम थे। हम अपने आंतरिक व बाह्य निर्णय नहीं ले पाते थे, लेकिन स्वतंत्रता के पश्चात भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र है। हम अपने देश के हितों को ध्यान में रखकर अपने निर्णय ले सकते हैं। दूसरा है समाजवादी। 42वें संविधान संशोधन द्वारा सन 1976 में यह शब्द प्रस्तावना में जोड़ा गया। इससे अभिप्राय है कि समाज के कमज़ोर व पिछड़े वर्गों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए तथा समाज में आर्थिक विषमता को दूर करने के लिए प्रयास किया जाएगा। यह संविधान के एक महत्वपूर्ण आदर्श को भी बताता है कि समाज में आर्थिक व सामाजिक समानता की स्थापना करने का प्रयास किया जाएगा। मित्रों, यहीं पे मैं एक और बात बताना चाहूँगी कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा सन 1976 में प्रस्तावना में 3 महत्वपूर्ण शब्द जोड़े गए थे: समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। दूसरा है पंथ निरपेक्षता। 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में प्रस्तावना में जोड़ा गया। इससे अभिप्राय है कि भारत में सभी धर्मों को समानता, सुरक्षा एवं समर्थन पाने का अधिकार है। इस हेतु भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार भी दिया गया है। पंथ निरपेक्षता एक सकारात्मक शब्द है, अर्थात यह सभी धर्मों को समान सुरक्षा व समान आदर दिया जाएगा। सभी व्यक्तियों को किसी भी धर्म को मानने व उसके अनुसार आचार विचार करने की पूर्ण स्वतंत्रता होएगी। नेक्स्ट है लोकतांत्रिक। संविधान की शक्तियों को मूर्त रूप सरकार के द्वारा दिया जाता है। हम सभी जानते हैं संविधान एक अमूर्त ढांचा है जिसे मूर्त रूप हमारी सरकार प्रदान करती है। सरकार वह है जिसे चुनाव के माध्यम से
जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। प्रस्तावना इस बात की पुष्टि करती है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, अर्थात यहाँ की सर्वोच्च सत्ता जनता में निहित है। यद्यपि इन शक्तियों का प्रयोग सरकार के द्वारा किया जाता है, लेकिन उस सरकार का अस्तित्व जनता के ऊपर निर्भर करता है। नेक्स्ट, गणराज्य। गणराज्य से अभिप्राय है राज्य का प्रमुख प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुना जाता है, अर्थात वह वंशानुगत नहीं होता, जैसा कि हमने ब्रिटेन में देखा है। ब्रिटेन में गणतंत्रात्मक नहीं वरन राजतंत्रात्मक व्यवस्था है, क्योंकि वहाँ का राज्य का जो प्रमुख है, महारानी जो है वर्तमान में, वो वंशानुगत रूप से चुने जाते हैं, न कि जनता द्वारा चुने जाते हैं। जबकि भारत और फ्रांस में गणतंत्रात्मक व्यवस्था है। भारत ने गणतंत्रात्मक व्यवस्था का जो स्वरूप है वो फ्रांस के संविधान से लिया है। हमारे यहाँ राज्य का प्रमुख अर्थात राष्ट्रपति जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। गणराज्य में राजनीतिक संप्रभुता जो होती है वो राजा की बजाय जनता में निवास करती है, जबकि राजतंत्रात्मक व्यवस्था में राजनीतिक संप्रभुता राजा में निवास करती है। आगे संविधान के कुछ उद्देश्य, प्रस्तावना में दिए गए कुछ उद्देश्य हैं जो निम्न है। सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय से अभिप्राय है सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के, अर्थात धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान, वर्ण, वंश, किसी भी आधार पर नहीं, इन सभी के अभाव में सबको समाज में समानता प्राप्त होगी, अर्थात सभी सार्वजनिक स्थलों के प्रयोग को लेकर सभी लोग समान रूप से उनका प्रयोग कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इस उद्देश्य को मूर्त रूप देने के लिए भाग 3 में मौलिक अधिकारों के तहत संविधान का अनुच्छेद 15 दिया गया है, जो सामाजिक न्याय, सामाजिक समानता, इस आदर्श को मूर्त रूप प्रदान करता है। नेक्स्ट, आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय से अभिप्राय है राज्य को अपनी नीति का संचालन इस प्रकार करना चाहिए कि सभी लोगों को आजीविका के समान अवसर प्राप्त हो तथा आर्थिक संसाधनों का किसी एक जगह पर केंद्रीकरण ना हो, अर्थात सभी लोगों को समान अवसर प्राप्त हो सकें, सभी लोगों को आर्थिक संसाधनों का उपयोग करने का अधिकार हो। इसे मूर्त रूप देने के लिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16 भाग 3 में अनुच्छेद 16 इसे मूर्त रूप प्रदान करता है। नेक्स्ट है राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय से अभिप्राय है सभी को शासन प्रणाली में समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे। राजनीतिक अधिकार अर्थात सभी को समान रूप से वोट डालने का अधिकार, राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, सरकार की आलोचना करने का अधिकार, सभी समान रूप से प्रदान किए जाएंगे। इनके ऊपर इनमें किसी भी प्रकार का किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट, स्वतंत्रता। भारतीय संविधान में नागरिकों को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता दी गई है। ध्यान दीजिएगा, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता दी गई है। नेक्स्ट, समानता। देश के सभी नागरिकों को प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्रदान की गई है। सभी को आगे बढ़ने का, गरिमा प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार होगा। सभी की गरिमा को सुरक्षित रखा जाएगा। बंधुत्व। प्रस्तावना में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता व अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए देश में बंधुता की भावना बढ़ाने का संकल्प लिया गया है, अर्थात लोगों के मध्य क्या किया जाएगा, भाईचारे की भावना को बढ़ाया जाएगा ताकि देश की एकता व अखंडता व व्यक्तियों की गरिमा को सुरक्षित रखा जा सके। व्यक्ति की गरिमा व राष्ट्र की एकता व अखंडता। प्रस्तावना यह सुनिश्चित करती है कि संविधान में ऐसे प्रावधान किए गए हैं जिनके माध्यम से व्यक्ति की गरिमा व राष्ट्र की एकता व अखंडता को बनाए रखा जा सके। मित्रों, ये तो हमने प्रस्तावना की कुछ महत्वपूर्ण शब्दों को देखा, उनकी व्याख्या देखी, प्रस्तावना के स्रोत, उसके स्वरूप और उसके आदर्शों को हमने डिटेल में देखा। अब जो महत्वपूर्ण सवाल उभर कर आता है
कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है, और यदि है तो क्या इसमें संशोधन किया जा सकता है अथवा नहीं। इस संबंध में दो महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय हैं सुप्रीम कोर्ट के, जो इस प्रकार हैं। सबसे पहले 1960 के बेरोबारी संघवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। इसे केवल संविधान का प्रेरणा तत्व माना जा सकता है, किंतु इसे संविधान का अंग नहीं माना जा सकता। इसके रहने या न रहने से संविधान के मूल उद्देश्यों या संविधान की मूल भावना में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो बेरोबारी जो वाद था 1960 का, उसमें प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना गया। 24 अप्रैल 1973 के एक महत्वपूर्ण निर्णय, जो न्यायिक इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा निर्णय भी है, 13 न्यायाधीशों की पीठ ने यह निर्णय दिया था। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने बेरोबारी संघवाद के निर्णय को उलट दिया और उलटते हुए यह निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, अतः इसमें संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन किया जा सकता है, लेकिन संशोधन करते वक्त इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि संविधान के मूल ढांचे में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन न हो। अर्थात 1973 का केशवानंदवाद प्रस्तावना को संविधान का अंग मानता है और इस नाते उसमें संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन भी किया जा सकता है। आप सभी जानते हैं 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में प्रस्तावना में संशोधन किए गए। 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। तो वर्तमान में यदि हमसे यह पूछा जाए कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं, तो इसका उत्तर होगा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो और मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।